वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका जो यूनिट 1 है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड ओएचएस सब्जेक्ट का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था और हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए इसमें, जिसमें कि हमने कवर किया कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और जो हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे या फोर्थ टॉपिक कर रहे थे वो थे एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं। और एथिकल वैल्यूज के अंदर हमने हमारी दो वैल्यूज हमने कवर कर ली थी, जिसमें हमने ट्रस्टवर्दीनेस देखा कि ट्रस्टवर्दीनेस क्या है, और रिस्पेक्ट वाला जो पॉइंट है वो हमने कवर किया। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थर्ड पॉइंट है उसको हम आज देखेंगे और फर्दर हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ें, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज दोनों को ही अगर हम हिंदी में देखते हैं तो नैतिक मूल्य होते हैं। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया होता है, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि मतलब मॉरल वैल्यूज क्या हैं और एथिकल वैल्यूज क्या हैं। वैसे तो दोनों को ही अगर हम देखते हैं तो कुछ हद तक कई ऐसे कंडीशंस में दोनों का ही एक सेम मीनिंग निकल के आता है, बट अगर हम एक डिस्टिंक्शन करना चाहें कि मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज में डिस्टिंग्विश अगर हम करना चाहें तो उसमें एक सिंगल लाइन डिस्टिंग्विश ये रहेगा कि एथिक्स, जैसे मैंने आपको बताए थे, एथिक्स क्या है। एथिक्स जो होते हैं वो ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेंगे तो वो एथिक्स कहलाते हैं। तो एथिक्स आर ग्रुप स्पेसिफिक, या हम यूं कहें कि एथिक्स जो होता है वो नॉर्मली हमें वो कोड ऑफ कंडक्ट देता है या वो प्रिंसिपल्स देता है जिससे कि हम हमारे वर्क प्लेस पे या सोसाइटी में हमें किस तरीके से लोगों से डील करना है, वो आपके एथिक्स कहलाते हैं। तो एथिकल वैल्यूज वो एथिकल वैल्यूज होती हैं जो हमें दूसरों के साथ, मतलब जब हम व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग इन अ ग्रुप, तो हमें किस तरीके से हमें इंटरैक्ट करना है। और जो मॉरल वैल्यूज होती है वो व्यक्ति विशेष के लिए होती है। मॉरल वैल्यूज जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी उस व्यक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी उस व्यक्ति से रिलेटेड है। यानी कि जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो इंडिविजुअल होती हैं, और जो एथिकल वैल्यूज होती हैं वो होती इंडिविजुअल है, लेकिन वो हमें हेल्प करती हैं कि हमें जो ग्रुप में किस तरीके से बिहेवियर करना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज। और हिंदी में दोनों को ही हम नैतिक मूल्य बोलते हैं, जैसे कि इधर भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें मैं क्या लिखूं, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन, जो कि नॉर्मली यही दिया जाता है कहीं पर भी। जब हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपको जरूर ये चीज वेरीफाई करनी चाहिए कि आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, और आंसर आपको उसी के बेसिस पे आपको देना होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो आइए देखते हैं हम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड किस तरीके से हम हमारे जो एथिकल वैल्यूज हैं वो डिफर करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ये दिया गया कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। लाइफ जो है वो क्या है, चॉइसेस से भरी हुई है, विकल्प है, हमारे पास हर चीज से विकल्प होते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीन्स बीइंग इन चार्ज ऑफ आवर चॉइसेस एंड देयरफॉर आवर लाइव्स। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे चॉइसेस हैं, जो भी हमारे पास विकल्प दिए गए हैं या जो हमने विकल्प चूज किया है, कोई भी हमने डिसीजन मेकिंग करी और हमने कोई विकल्प चूज किया है, तो उस विकल्प की हमें पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी है। और ऐसा करने से हम हमारी लाइफ की हम जिम्मेदारी जो है वो हम लेते हैं। इट मीन्स बीइंग अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी डू एंड हु वी आर। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा हमारे कृत्यों के लिए या हमारे काम के लिए या हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आज हम जो हैं वो हम हमारी वजह से हैं, वो हम किसी दूसरे की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से हम इस तरीके से हैं। It also means recognizing that what we do and what we don't do matters.
इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम पहचान करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं। ये चॉइस हमने मेक किया है, ये चॉइस हमने किया है अपने लिए कि ये काम हम करेंगे और ये काम हम नहीं करेंगे। तो जो ये काम करने से या नहीं करने से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी आती है। एन अकाउंटेबल पर्सन इज नॉट अ विक्टिम एंड डजंट शिफ्ट ब्लेम और क्लेम क्रेडिट फॉर वर्क ऑफ अदर्स। तो जो व्यक्ति अकाउंटेबल होता है, यानी कि ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, डिलिजेंस, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। और क्यूमुलेटिवली अगर आप में ये गुण मौजूद हैं, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहलाएंगे। तो एक अकाउंटेबल पर्सन कभी भी किसी भी सिचुएशन का शिकार नहीं बनता है, या वो कभी भी अपना जो ब्लेम है वो दूसरों के ऊपर नहीं डालता है, या वो कभी भी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का खुद बेनिफिट नहीं लेता है, या खुद उसका नाम नहीं लेता है कि काम किसी और ने किया और नाम आपने ले लिया। इस तरीके से अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक अकाउंटेबल पर्सन हैं। आप जिसने जो काम किया उसको आप उसका क्रेडिट दीजिए, और आपने जो काम किया है उसकी आप पूरी जिम्मेदारी लीजिए। अगर वो अच्छा काम हुआ है तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, अगर उस काम में कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को आप रेक्टिफाई करिए और उसको काम को आप बेहतर करने की कोशिश करें। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप एक अकाउंटेबल पर्सन कहलाएंगे, और इस चीज को हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। Pursuit of excellence. The pursuit of excellence has an ethical dimension when others rely upon your knowledge, ability, or willingness to perform tasks safely and efficiently. हमने बहुत बार ये वाली चीज देखी होगी कि कुछ लोग आपके सर्कल में, भले से वो आपके फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, परिवार में हो, वो कहीं ना कहीं आप के नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं और वो आप पे रिलाई करते हैं चीजों को लेकर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आपका नॉलेज जो है उस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, और इसीलिए वो आपके साथ या आपके दिए गए जो सुझाव हैं उनके साथ वो जाने की कोशिश करते हैं, और वो उसी तरीके से वो काम करते हैं, जैसे आपने उनको बताया उसी तरीके से वो काम करेंगे। तो इसको हम कहते हैं परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जिसके अंदर लोग आपकी नॉलेज या आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी एबिलिटीज या आपकी विलिंगनेस की काम करने की जो इच्छा होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और लोग आपके साथ मूव करना चाहते हैं। तो अगर आप में इस तरीके की कोई एबिलिटी है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं उसको वो फॉलो करते हैं, आपकी नॉलेज को वो अप्रिशिएट करते हैं, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका एक सीधा मतलब ये होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। थर्ड पॉइंट है डिलिजेंस। रिस्पॉन्सिबल पीपल आर रिलायबल, केयरफुल, प्रिपेयर्ड एंड इन्फॉर्म्ड। डिलिजेंस का मतलब है कि व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है वो रिलायबल व्यक्ति होता है, वो केयरफुल होता है, वो हर चीज को ध्यान से देखता है, वो बहुत सचेत होता है चीजों को लेकर, वो बहुत तैयार होता है, प्रिपेयर्ड होता है, और वो इन्फॉर्म्ड होता है, यानी कि उसको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में उसके सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में जानकारी होती है, या वो इतनी जानकारी एकत्रित करता है जिससे कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम जो है वो और बेहतर हो। या आपने देखा होगा, या आपने कई अपने कलीग्स में वाली चीज देखी होगी कि कोई भी काम करने से पहले वो हर पहलू के ऊपर अपना एक स्टडी करते हैं, जिससे कि कोई भी जो काम वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें बहुत कम ऐसे चांसेस हो जहां पे गलती हो सकती है। तो किसी भी काम को करने से पहले अगर हम उसके सारे पहलुओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वो जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को हम ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि हम उस कार्य से संबंधित जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जहाँ पे गलतियां हो सकती हैं उन पॉइंट्स को हम पहले से ही जान लेंगे, और अब अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो हम उस तरीके से बना सकते हैं। थर्ड है परसिवरेंस। Responsible people finish what they start, overcoming rather than surrendering to obstacles and excuses. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट
ये पॉइंट हमें बताता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट को फॉलो करता है तो मार्क माय वर्ड्स कि वो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड होगा अपने सर्कल में, और इवन उसके पास सक्सेस जो रेट है उसका वो बहुत ज्यादा होगा। देखिए, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएंगी, हमारे हर हर दिन हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो अगर स्ट्रांग है तो हम उन प्रॉब्लम्स को जो है हम ओवरकम कर लेंगे। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो काम हमने शुरू किया है उसको खत्म करना हमारे लिए बहुत अटमोस्ट प्रायोरिटी की चीज होती है। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो शुरू किए गए काम को हमेशा खत्म करता है। वो कभी भी ये चीज को नहीं देखता है कि मेरे सामने कितनी प्रॉब्लम्स है, वो हर प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक्सक्यूजेस दे रहा है तो आप ये देखिए कि हाँ, हो सकता है उसमें परसिवरेंस की कमी है। तो हमें कभी भी जो हमने काम शुरू किया है, हमारे को मन में ये भावना लानी चाहिए कि जो काम मैंने शुरू किया है उसको मैं कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों नहीं आ जाए, मुझे उस काम को पूरा करना है। उस काम को पूरा करने के प्रोसेस में अगर मान लीजिए कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप वो हेल्प ले, लेकिन आप ये कोशिश करें कि जो ऑब्स्टिकल्स आपको सामने नजर आ रहे हैं उनको आप ओवरकम करें, रादर देन कि आप ये एक्सक्यूज लेकर निकल जाएं कि ये काम नहीं हो रहा है या ये काम पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। continuous improvement, responsible people look for ways to do their work better। अब जब हम perseverance होगा हम में, जब हम ये देखेंगे कि हाँ ठीक है कि मुझे उस काम को पूरा करना है, तो अगर मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए तो ऑब्वियसली मैं उस स्किल सेट को प्राप्त करूंगा या प्राप्त करूंगी। तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। जब आप किसी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, जब आप एक्स्ट्रा स्किल्स को गेन करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो स्किल सेट तो आपके एग्जिस्टिंग स्किल सेट के अंदर ऐड हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब आपकी जो है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के पाथ पर आप आगे बढ़ते हैं। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब आप किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब आप उस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और आप इससे आप अपने खुद का डेवलपमेंट जो है वो आप करते हैं। और आप इसी तरह निरंतर अपने आप में आप अपने ऊपर इस तरीके के प्रयास करते 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 आप एक और बेहतर इंसान के रूप में जो है वो खुद को डेवलप कर पाते हैं। सेल्फ रेजिस्टेंट, responsible people exercise self control, restraining passions and appetites. They delay gratification if necessary and never feel it's necessary to win at any cost. जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन होता है। सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन का मतलब ये है कि हम जो लुभावनी बातें होती हैं, ठीक है, उनसे हम कहीं पर भी, या जो गलत भावनाएं होती हैं उनसे हम कभी भी ग्रसित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमें डर नहीं लगता है, हमें ग्रीड यानी कि लालच नहीं होती है, ठीक है। हेट्रेट यानी कि किसी से हमारे को कोई दुश्मनी या हेट्रेट करना, किसी को सही नहीं समझना, किसी से हेट करना किसी को, ठीक है। इस तरीके के जो भावनाएं होती है, इस तरीके की जो नेगेटिव भावनाएं होती हैं, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन में नहीं आएंगी। देखिए, दो तरीके की सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, तो मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में मैं दो तरीके से उसको डील कर सकते हैं। जैसे कि या तो फिर मैं ये बोलूं, बहुत इजी तरीका है कि ये मेरे से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि वो काम मेरे से अगर नहीं हो रहा है तो मुझे ये कोशिश करनी है कि ये काम मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, अगर कहीं पे कुछ कमी आ रही है मेरी तरफ से तो मैं उस कमी को पूरा करूं, पूरा करके मैं उस काम को जो है पूरा करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो लेकिन अगर मेरे पर एक नेगेटिव प्रेशर आता है कि नहीं, आपको तो ये काम कैसे भी करना ही है, ठीक है, तो अगर मैं अपने स्किल सेट में चेंजेस ना करके मैं एक शॉर्टकट तरीका अपना के और मैं ये सोचूंगी नहीं अब तो ये मेरे ईगो पर बात आ गई है और अब तो ये वाला काम मुझे किसी भी कीमत पे करना है, तो अगर ये आप में एटीट्यूड आ जाता है ना, मुझे किसी भी कीमत पर करना है, इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ रेजिस्टेंट नहीं है।
कोई भी व्यक्ति जब आपसे काम नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आपको नेगेटिव भावनाएं अंदर नहीं लेकर आनी है। आपको ये पॉजिटिवली उस चीज को कोशिश करनी है कि वो काम आप अच्छे ढंग से, जिस तरीके से आपसे उम्मीद की जाती है, उस काम को उस तरीके से अच्छे से ढंग से करके उस काम को आप प्रेजेंट करें। और उस काम को प्रेजेंट करने के लिए आपको जो स्किल्स डेवलप करनी है या आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, उस टीम के साथ आप मिलकर उस काम को एक बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें। ना कि आप ये सोचें कि अब ये वाली चीज, ये वाली जो काम जो है उसको मुझे किसी भी कीमत पर करना है। जब हमारे पास ये हमारे सामने ये जो स्टेटमेंट जब हमारे मन में काम करना स्टार्ट कर देता है, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और उस समय वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के पेरिफेरी में काउंट नहीं होती है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास ये 6 पॉइंट्स है, अगर आप अकाउंटेबल हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का वो पालन करते हैं, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है अगर आप में डिलिजेंस है, यानी कि आप चीजों को लेकर केयरफुल हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, प्रिपेयर्ड है, अगर आप परसिवरेंस है, यानी कि जो काम आपने शुरू किया है उसको आप खत्म करते हैं, अगर आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, यानी कि काम करने के दौरान अगर आप स्किल सेट अपने आप में कंटिन्यूस एक इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और लास्टली अगर आपके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल है, अगर आप गलत भावनाओं से ग्रसित नहीं है, अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं और अल्टीमेटली आपके पास ये एक एथिकल वैल्यू है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि हम पक्षपाती नहीं हैं, हम फेयर हैं चीजों को लेकर। तो फेयरनेस इज अ ट्रिकी कंसेप्ट. Disagreeing parties tend to maintain that there is only one fair position, their own. फेयरनेस एक बहुत ट्रिकी सा कंसेप्ट है, ठीक है। जो पार्टीज इस फेयरनेस के कंसेप्ट से विरोधाभास रखती हैं, यानी कि डिसअग्रीइंग पार्टीज, ऐसी पार्टीज जो इस कंसेप्ट में विश्वास नहीं रखती हैं, वो ये कहती हैं कि फेयर पोजीशन यानी कि जो सही पोजीशन है वो केवल हमारी पोजीशन है, यानी कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर मैं सही हूं, इसका मतलब ये है कि फेयरनेस आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। But while some situations and decisions are clearly unfair, fairness usually refers to a range of morally justifiable outcomes rather than discovering of one fair answer. अब कई जगह पर कई ऐसी situations में जब आप एक टीम में वर्क करते हैं, से अगर आप एक टीम मेंबर हैं, तो आप ये देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई डिसीजन हुआ लेकिन वो डिसीजन आपके मत से सही नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर है उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, ये क्योंकि हम एक टीम के ऊपर एक डिसीजन ले रहे हैं, तो उस टीम के ऊपर जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो हम केवल एक या दो का बेनिफिट नहीं देखते, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या पूरी टीम का बेनिफिट लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे बहुत समय आएगा, ऐसे बहुत बार आपको लग सकता है या हो सकता है आप भी एक डिसीजन लें तो आपका जो कलीग है उसको ये चीज लग सकती है कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन जो है वो फेयर नहीं था, या आपको लग सकता है कि आपके सुपीरियर या आपके सबऑर्डिनेट द्वारा जो एक डिसीजन लिया गया वो फेयर नहीं है। तो आपको ये चीज खुद में डेवलप करनी पड़ेगी, आपको ये सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, आपको अपनी एनालिटिकल पावर को बढ़ाना पड़ेगा कि जो ये डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन सबको ध्यान में रख के लिया गया या सबके बेनिफिट को ध्यान में रख के लिया गया है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कोई फेयर डिसीजन लेंगे तो उसके लिए प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अ फेयर पर्सन यूजेस ओपन एंड अनबायस्ड प्रोसेसेस फॉर गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक डिसीजंस। तो जब भी आप एक ऐसी पोजीशन में है कि आपको एक डिसीजन लेना है, तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कि आप एक फेयर डिसीजन लो, आप एक विदाउट किसी पक्षपात के आप डिसीजन लो, आप एक अनबायस्ड डिसीजन लोगे। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है उतना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और ये जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे ये भी अनबायस्ड वे से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 जनों से आपने इंफॉर्मेशन ले ली और उसके बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई 1 या 2 जने आपको कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो खुद में केवल वो 2 जनों के बेसिस पर ही आप आगे डिसीजन ले लोगे।
तो ऐसा नहीं है। तो कभी भी आपको अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो भी अनबायस्ड सोर्सेस से आ रही है। फेयर पीपल डू नॉट वेट for the truth to come to them. They seek into relevant information and conflicting perspectives before making important decisions. अब जो फेयर पर्सन होता है वो कभी भी ये वेट नहीं करता है कि उस तक सच्चाई आएगी, ऐसा नहीं होता है। वो खुद अपने प्रयास करता है जिससे कि उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और फिर वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लेता है। दूसरा पॉइंट है इम्पार्शियलिटी। Decisions should be unbiased without favoritism or prejudice. Impartial decisions होने चाहिए, वो बायस नहीं होने चाहिए। तो अनबायस्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि अनबायस्ड होने चाहिए बिना किसी फेवरेटिज्म के। ऐसा नहीं है कि मेरा अगर कोई फेवरेट स्टूडेंट है या फेवरेट मेरा कोई फ्रेंड है तो उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी और दूसरे को मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। या प्रिजुडियस, प्रिजुडियस का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी आप किसी चीज के लिए जजमेंटल हैं, आपको लगता है कि ये काम तो इस तरीके से होगा, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। इस तरीके से अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजंस गलत डिसीजंस होते हैं। तो आपको इम्पार्शियल डिसीजन लेना है, बिकॉज आप हमेशा ध्यान रखें आपको पर्सनल जो आपके बिलीव्स हैं उनको आपको ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के बीच में नहीं लेकर आना है। आपको अगर कोई काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करवाना है तो आपको जो आपको टीम दी गई है उस टीम से आपको बेस्ट काम करवाना है। तीसरा पॉइंट है इक्विटी। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस, disadvantage or ignorance of others. Fairness requires that an individual, company or society correct mistakes promptly and voluntarily. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि हमें कभी भी किसी के भी जो वीकनेस है उसका हमें फायदा नहीं उठाना है। फायदा नहीं उठाने का मतलब ये है कि हम जैसे कई बार कई लोग इग्नोरेंस होते हैं, लोगों को कई चीजों के बारे में पता नहीं होता है, तो हम पहले से ये सोच लेते हैं कि ठीक है चलो इसको तो इसके बारे में नहीं पता है तो इसको अपन छोड़ देते हैं, अपन आगे दूसरे से अपन काम करवाते हैं। इस तरीके से हमें चीज नहीं करनी है। हमें एक ओवरऑल मतलब एक टीम के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम इक्वल हमें सबको रखना है हमारे सामने, और इक्वल रखते हुए हम अगर मान लीजिए किसी में कोई कमी है तो उस कमी को हमें पूरा करने की कोशिश करनी है और हमें फेयर रहना है। इस तरीके से हम दूसरों के साथ फेयर रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप में ये एटीट्यूड है कि इस व्यक्ति को ये नहीं आता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि जिस व्यक्ति को नहीं आता है उसको कभी भी कुछ नहीं आएगा, और जिस व्यक्ति को आता है वो या तो वो और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, अगर उसकी मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं तो वो और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और अगर मान लीजिए कहीं पर उसकी मॉरल वैल्यूज इतनी अच्छी नहीं है तो वो घमंड, उसमें वो चीज आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी जो टीम है वो टीम बाइपोलर हो जाएगी, दो तरीके के पोल्स बन जाएंगे आपकी टीम में। तो अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चरिंग जो है वो आपकी टीम की पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो हमेशा ये आप ध्यान रखें कि आपको अपनी टीम को बराबर लेकर चलना है, इक्विटी पर लेकर चलना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है केयरिंग। ये हमारा 5th पॉइंट है। हमारा जो हम एथिकल वैल्यूज पॉइंट पढ़ रहे थे उसमें जो 5th पॉइंट है वो है केयरिंग। केयरिंग इज द हार्ट ऑफ एथिक्स। केयरिंग जो है वो एथिक्स का, नैतिकता का दिल है बेसिकली। इट इज स्केर्सली पॉसिबल टू बी ट्रूली एथिकल and not genuinely concerned with the welfare of others. That is because ethics is ultimately about our responsibilities towards other people. अब देखिए ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करता है। It is scarcely possible to be truly ethical. बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि हम मतलब हम जब एथिकली काम कर रहे हैं, है ना, तो ट्रूली एथिकल होना, ट्रू एथिकल होना वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है कि आप हर सिचुएशन में एथिकल रहें। ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है और वास्तव में ये चीज संभव इतनी नहीं है। एंड नॉट जेन्युइनली कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ पीपल। और बहुत बार जब हम एथिकल होते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम सबसे जेन्युइनली कंसर्न नहीं है, यानी कि जो डिसीजन आपने लिया है वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पर सेम इम्पैक्ट डाले। किसी पर वो अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकता है, किसी पर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं भी डाल सकता है।
ये इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेटली जब हम एथिक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने इस क्लास की शुरुआत में आपसे कहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल। तो एथिक्स इज समथिंग जो कि हम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो एथिक्स होते हैं, वो रूल्स जिनसे हम दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो मेरा कहा गया कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो मेरे ग्रुप में 5 जनों के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे हम कहते हैं ना, जो हमारी 5 उंगलियां होती हैं वो सब अलग अलग है, वो बराबर नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप कुछ काम करते हैं तो उस काम का इम्पैक्ट सब पे अलग अलग पड़ता है। समटाइम्स वी मस्ट hurt those we care for, and some decisions while quite ethical do cause pain. कभी कभी हमारे जो बहुत क्लोज पर्सन्स होते हैं, कभी कभी जो हम जिनकी केयर करते हैं, उनके अगेंस्ट में अगर हम कोई, उनकी अच्छाई के लिए अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके हो सकता है कि वो उनको बुरा लगे, उनको हम हर्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए केयर नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए केयर कर रहे हैं, इसीलिए हम वो डिसीजन ले रहे हैं, जिससे कि आज शायद उनको उस चीज के बारे में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो परिस्थिति, जब वो डिसीजन उनके लिए पॉजिटिव डिसीजन होगा तो उनको वो समझ में आएगा। ये चीज आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर आपके लिए कोई डिसीजन लेता है तो आपको ये लगता है कि टीचर ने ये डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन तो हमारे लिए सही नहीं है, या ये डिसीजन की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब एक टीचर ने एक डिसीजन आप लोगों के लिए लिया है, तो वो डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, तभी वो डिसीजन आपके लिए लिया गया है। क्योंकि एक टीचर से बड़ा हितैषी आप लोगों के लिए कोई भी नहीं होता, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, फिर आपके टीचर्स, आपके गुरुजन जो है वो आपके हितैषी है। तो वो डिसीजन अगर आपके लिए कोई ले रहे हैं तो वो आपके बेनिफिट में ही होगा। आज आपको उसकी तकलीफें हो रही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको परस्पर इंप्रूवमेंट करना है, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। तो आज जो आपके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को इंटरनेट इशू है, जैसे वो कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपके पढ़ाई करने के लिए आपके टीचर्स जो हैं वो भी उतने ही एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। जो परिस्थिति आपके सामने दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्टीमेटली जो सिचुएशंस आपके साथ है वही सिचुएशंस दुनिया में हर व्यक्ति के साथ है, लेकिन वो डील करना इंपॉर्टेंट है। जब हम सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे तो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलेंगे। घर बैठकर आप तक सोल्यूशन नहीं पहुंचेगा, सोल्यूशन के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप डूब रहे हैं ना, तो हाथ पैर आप ही को ही चलाने हैं, आपको दूसरा आके बचाएगा नहीं उस समय, क्योंकि वो खुद भी डूब रहा है, उसको पहले खुद को बचाना है और फिर वो आपको बचाने के लिए आ सकता है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि केयरिंग का कंसेप्ट ये नहीं है कि हमेशा किसी का अच्छा ही सोचो, ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई में किसी के हितैषी हैं तो आपको कई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि उस समय उस परिस्थिति में सामने वाले के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में वो डिसीजंस जो है वो अच्छे हो सकते हैं। But one should consciously cause no more harm than is necessary, reasonably necessary. लेकिन केयरिंग के कंसेप्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि many a times हम ये चीज, हम है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं चीजों को लेकर कि नहीं ये चीज तो ऐसी ही होगी, भले से सामने वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम कोई डिसीजन लें तो हम एक लिमिट तक ही सामने वाले को हम उस चीज का नेगेटिव या हार्म या हर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है या बहुत ज्यादा वो पेन में है, तो हम कोशिश कर सकते हैं उस सिचुएशन को ज्यादा बेटर ढंग से डील करने की, समझाने की, और फिर उस तरीके से हम आगे का सिचुएशन को हम काम करें। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इस बीच में। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर टीम के साथ भी आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपने एक सही डिसीजन लिया है लेकिन टीम ये सोचती है आपने सही डिसीजन नहीं लिया है, तो बैठिए आप अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और आप एक डिस्कशन करिए उनके साथ। आप उनको अपना अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करें, और हो सकता है कि आपके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो एकदम से परफेक्ट डिसीजन नहीं हो, तो उस केस में आप अपने द्वारा की गई जो आपने गलती करी है उसको आप रेक्टिफाई करें। आप इस प्रोसेस में आप अपने सीनियर से भी सलाह कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसको हम और इफेक्टिव बनाते हैं, और अल्टीमेटली हम ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रोथ पाथ है उसके ऊपर आगे लेकर जा सकते हैं।
लास्ट जो पॉइंट है वो है सिटीजनशिप. द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इंक्लूड्स हाउ वी ऑट टू बिहेव एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अल्टीमेटली हम सब एक एक बूंद है इस पूरे सोसाइटी के, ठीक है. जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से एक एक व्यक्ति से सोसाइटी बनती है. तो हम जो काम करते हैं पहले वो हमारे परिवार को इफेक्ट करता है, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, हमारे शहर को इफेक्ट करेगा, और हमारे राज्य को, और फिर हमारे देश को, और फिर पूरे विश्व को वो इफेक्ट करता है. तो बेसिकली हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो हमारी सोसाइटी से रिलेट करता है. A good citizen knows the laws and obeys them. इसका बहुत छोटा सा और एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी. अभी कोरोना से हम सब इफेक्टेड है, हमारी पूरी, हम सबकी लाइफ कोरोना से इफेक्टेड है. जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो उस घोषणा में हम सबने उसका साथ दिया. इसीलिए शायद आज हम क्यूमुलेटिवली हम जो है, यानी कि इंडिया की जो परिस्थिति है, अगर वो लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती तो आज इंडिया जो है शायद अमेरिका को भी क्रॉस कर चुका होता. लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो स्थितियां हम ये कह सकते हैं कि वो स्थितियां हमारे कंट्रोल में है, या हम उसके लिए ज्यादा बेहतर ढंग से तैयार हैं. जो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी उस सिचुएशन को जो हमारे लीडर्स हैं उनके डिसीजन के द्वारा, और केवल डिसीजन मेकिंग से नहीं होता है, हम सब ने अपना अपना रोल प्ले किया, और जो हमें दिशा निर्देश दिए गए उनको हमने फॉलो किया. और आज हम ये कह सकते हैं कि हमने खुद की भी सुरक्षा करी, हमने परिवार की भी सुरक्षा करी, और हमने हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो देश है, विश्व है, अल्टीमेटली इट इज द होल वर्ल्ड दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय इट. तो हमने उन सबकी हम लोगों ने सुरक्षा करी. तो ये सिटीजनशिप है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितने लॉज को ओबे करते हैं. अब जो केसेस आ रहे हैं डेफिनेटली या तो वो एग्जिस्टिंग थे, वो बाय चांस हो गए हैं, या जिन लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं वो उस वजह से भी जो है वो ये केसेस बढ़ रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि हम अगर हमारे जो रूल्स हमें दिए गए हैं अगर हम उसका प्रॉपर्ली पालन करते हैं तो ये हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है. तो सिटीजन्स डू मोर देन their fair share to make the society work now and for the future generations. अब ये जो हमने काम किया है, ये जो, जैसे अब मान लीजिए कि ये तो एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमें से कहा जाता है कि हमें एनर्जी को सेव करना है, हमें लाइट बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है, बिजली का हमें अननेसेसरी उपयोग नहीं करना है, या हमें पानी का अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करना है. तो ये सब चीजें हम करेंगे, आज हम ये सब चीजें करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए हम ये रिसोर्सेज छोड़ कर जाएंगे. आज अगर हम कोई इन्वेंशन करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस उसका बेनिफिट उठाएंगी. ठीक है, आज हम ये जैसे टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी में हम जितना एनहांसमेंट करेंगे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज का पूरा बेनिफिट उठाएगी. तो बेसिकली सिटीजनशिप में हम आज जो कर रहे हैं, हम लोग जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली केवल हम उस चीज का उपभोग नहीं कर रहे हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज का बेनिफिट जो है वो उठाएंगे. सिटीजनशिप कैन हैव मेनी एक्सप्रेशंस सच एज कंजर्विंग रिसोर्सेज. ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको जो संसाधन है उनका आपको संरक्षण करना है, क्योंकि वे सीमित है, वो लिमिटेड है, वो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है. रिसाइकलिंग हमें करनी है चीजों की, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लीनिंग अप लिटर, और मतलब सफाई करना, ये करना, ये सब चीजें हैं. अब आज आप देखेंगे क्योंकि इतने टाइम से लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या है कि गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ठीक है, इतना ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि कई ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर पिक्स भी आए हैं कि हमारे को हिमालयास दिख रहे हैं, या इवन आप आज अगर आप अपने घर से बाहर भी जाते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि जो एयर है वो लेस पोल्यूटेड है. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं शायद इस कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं कि अब इस चीज को हमें फॉलो करना है, इस चीज को हमें फॉलो ये करना है कि हम कम से कम गाड़ियों का उपयोग करें. अब क्योंकि हम लॉकडाउन में, तो हमें ये तो पता लग गया कि अगर हम लॉकडाउन में हैं तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जी नहीं सकते हैं. अगर आप ये देखें, हाँ ठीक है, आप अगर हर 3 घंटे में आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आज आप दिन में एक बार पूरी एक लिस्ट बना के आप अपना
सामान लेकर आ सकते हैं घर में, आप 2 या 3 दिन में एक बार मार्केट जाके आप सामान परचेज करके ला सकते हैं। तो अगर हम हमारे दिनचर्या को थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड करेंगे तो शायद हम एक बेटर एनवायरनमेंट हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़कर जा सकते हैं। तो ये होता है सिटीजनशिप कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा कार्य अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज। तो देखिए हमने वैल्यूज पढ़ लिए, हम लोगों ने मॉरल वैल्यूज पढ़े और हम लोगों ने हमारी एथिकल वैल्यूज पढ़े, और अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारी ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, मानव मूल्य क्या होते हैं। वैल्यूज डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज आर फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी। Other principles of values are love, care, honesty, integrity, self-respect. ह्यूमन वैल्यूज यानी कि हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमारे ह्यूमन लेवल पे जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को डिफाइन करती हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। तो अगर हम विश्व तौर पे अगर हम ये देखें कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो वैल्यूज हैं, जो पूरे विश्व में लोगों ने एक्सेप्ट करी है, वो है फ्रीडम, हर व्यक्ति को फ्रीडम होना चाहिए। जस्टिस यानी कि न्याय का हमारे को एक वैल्यू होना चाहिए, और इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कि सबको हम बराबर लेके चलें, ऐसा हमारा ह्यूमन वैल्यू होना चाहिए। दूसरे प्रिंसिपल्स है जैसे लव होना चाहिए, केयर, एक दूसरे का हम केयर करें, ऑनेस्टी रखें हम चीजों को, इंटेग्रिटी हो हमारे पास, और हम सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। Human values are virtues that guide us to take into account the human element when we interact with other human beings. Human element का मतलब है जैसे बोलते हैं ना, इंसान को इंसान समझो, ये होता है ह्यूमन वैल्यूज। आप इंसान को इंसान कब समझेंगे? तो अगर आप में ह्यूमन वैल्यूज हैं तो जब आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं तो आप उसको इंसान समझकर ही बात करेंगे। आप उसको चिल्लाएंगे नहीं, आप उसको हीन भावना से नहीं देखेंगे, आप उसको कम नहीं आंकेंगे। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्किल होती है, कि कोई ना कोई विशेष बात होती है। जरूरी नहीं है जो बात आप में है, जो स्किल आप में है वो दूसरे में हो, या जो स्किल दूसरे में है वो आप में हो, ठीक है। हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पेंटर नहीं होता, हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर नहीं है इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इंसान को इंसान समझेंगे तो ये कहा जाएगा कि आप में ह्यूमन वैल्यूज हैं। ह्यूमन वैल्यूज आर फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एप्रिसिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, एम्पैथी एंड लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन वैल्यूज जैसे दूसरे का सम्मान करेंगे आप, एक्सेप्टेंस यानी कि दूसरे को अपनाएंगे आप, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि उसको आप ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, उसको आप बोलने का मौका देंगे, उसको आप इतना वेटेज देंगे कि हाँ वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, तो वो उसको आप कंसिडर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उसके द्वारा किए गए काम को अप्रिशिएट करना है हमें। लिसनिंग, उसको आप उसको सुनेंगे कि वो जो कह रहा है उसको आप सुनेंगे कि वो क्या कह रहा है। ओपननेस, ओपननेस यानी कि उसके साथ आप खुल के बात करेंगे। अफेक्शन, अफेक्शन यानी कि उसके प्रति आप में एक सद्भावना की भावना होगी। एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि उसके साथ आप अच्छे से एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह आप बात करेंगे। एंड लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग, और आप उसके प्रति एक प्रेम भावना रखेंगे। It is with those human beings that one becomes truly able to put into practice his or her ethical values such as justice, integrity, refusal of violence and ban to kill even in a crisis situation. ये जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, इन ह्यूमन वैल्यूज, जब तक आप में ह्यूमन वैल्यूज नहीं है तब तक आप एथिकल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर आप ये ह्यूमन वैल्यूज फॉलो करेंगे तभी आप दूसरे के प्रति न्याय कर पाएंगे, तभी आप इंटेग्रिटी से काम कर पाएंगे, और तभी आपको, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो अगर आप में उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, अगर आप में उसके प्रति अफेक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आप उसको मतलब आपके मन में गलत भावना आएगी और आप उसको वायलेंटली आप उसको जो है रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो अल्टीमेटली ये वाली चीज क्या है, ये गलत हो जाएगी। तो जब तक आप में ह्यूमन वैल्यूज नहीं है तब तक आप एथिकल वैल्यूज जो है वो फॉलो आप नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज कन्वे अ पॉजिटिव एंड effective surge
which reinforces the rationale of moral values. They are the values that permit us to live together in harmony and personally contribute to peace. तो ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं वो हमें पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं, और वो हमें हमेशा हमारे मॉरल वैल्यूज को, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनको प्रयास करने की या उनको रीइंफोर्स करने की, उन्हें प्रैक्टिस करने की हमें हमेशा एक फोर्स रहता है, सर्ज रहता है. सर्ज का मतलब ये होता है कि आप हमेशा प्रेरित रहते हैं वो काम करने के लिए. और जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं उससे अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम हर किसी के साथ प्यार से रहेंगे, रिस्पेक्ट से रहेंगे, अगर हम हर किसी को इक्वल समझेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे जो आसपास का वातावरण है वो क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आपने क्योंकि ये प्रयास किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे शांति बहाल हुई. अब जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी तो अकेले चले थे, लेकिन उनके पीछे क्या हो गया, लोग चले और एक कारवां बन गया. ठीक है, तो उन्होंने अपना जो उनके जो ह्यूमन वैल्यूज थे, उन्होंने वो ह्यूमन वैल्यूज फॉलो किए, और अल्टीमेटली वो ह्यूमन वैल्यूज जो है, उन्होंने करोड़ों लोगों में वो ह्यूमन वैल्यूज आए, और उससे हम सबको फायदा ये हुआ कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में हम आए. अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गांधी जी के प्रयासों से चीज हुई, लेकिन गांधी जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. इसी तरह से सबने, जिन लोगों ने उनको फॉलो किया, या जिन लोगों ने हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है. तो वो है सिटीजनशिप. अल्टीमेटली दैट इज द फैक्टर ऑफ सिटीजनशिप. Human values are a tool to manage human relation and a tool for peace when the tension is high. तो ह्यूमन वैल्यू जो है वो एक तरीके से हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे ह्यूमन वैल्यूज को, यानी कि मानव जो हमारे रिश्ते हैं, उनको हम सुदृढ़ बना सकते हैं, उनको अच्छा बना सकते हैं. और ये एक वेपन है, इट इज अ टूल फॉर पीस ऑल्सो. पीस कैसे, यानी कि शांति कैसे बहाल की जाए, उसके लिए बहुत बड़ा हथियार जो है वो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं. अगर हम इन ह्यूमन वैल्यूज का अच्छे से पालन करते हैं तो अल्टीमेटली हम हमारे वातावरण को बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा बना सकते हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति प्यार से, सद्भावना से रहेगा, और सबका कल्याण जो है वो हो सकता है. आज की क्लास मैं यहीं पर ही एंड करूंगी. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे. होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है. अगर नहीं आया है तो आप प्लीज अपनी क्वेरीज जो हैं वो आप हम लोगों को सेंड करें, और आगे इसी चैनल से आप जुड़े रहें. इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए जो वीडियोस हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और फर्दर सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको मिलते रहें. थैंक यू सो वेरी मच.